Okay, so let's continue our discussion about matching at the source end and at the load end. So let me draw a figure with respect to which we will write down some equations, and then we will find out what is the ideal situation so that our circuit give us the best performance. So transmission line with respect to z-axis, this is the point at which we will connect to our load. So let's call it Z0. This is transmission line having, let's say, some length L. So this is the point which we will say it is equal to minus L. Okay. And now we are going to also represent source or generator. So in electrical engineering, the source is represented by its Thevenin equivalent circuit. So we have a source represented by its voltage. Let's call it VG, where G is the notation for generator. And every generator or source will also have its own internal impedance, जिसको हम ZG से represent करते हैं. So हमारा जो source है उसको हम इस तरह represent कर सकते हैं. ठीक होगा? So this is the source point. ये हमारे पास यहाँ से और यहाँ से हमारे पास जो है वो load. ठीक? Now what we need to do is we need to find out कि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं इंटरफेस पॉइंट है और यहाँ पे जो इंटरफेस पॉइंट, अगर हम अज्यूम करें कि हमारा इन दोनों जगहों पे मिसमैचिंग है, लोड भी मिसमैच है टू द ट्रांसमिशन लाइन और सोर्स भी मिसमैच है टू द ट्रांसमिशन लाइन, इस सिचुएशन को हम जनरलाइज केस ले लेते हैं. ठीक है ना, और फिर उसके कुछ स्पेशल केसेस हम अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है ना. सो हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि we have mismatching at source end as well as load end. लोड एंड पे जो हमारा मिसमैचिंग है उसको हम कैसे को क्वांटिफाई कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं गैमा गैमा एल के साथ कर लेते हैं. गैमा एल जो है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है एट द लोड एंड. ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसमिशन लाइन को भी स्पेसिफाई कर लेते हैं. So based on whatever we have discussed so far, we know कि अगर हमने लोड एंड पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है गैमा एल, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज ZL minus Z naught ZL plus Z naught. एज वेल एज यहाँ पे जो मिसमैचिंग होगी उसको हम इस तरह कहेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैं एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गैमा जी के साथ. सो हाउ मच इज गोइंग टू बी द रिफ्लेक्शन एट दिस एंड, वो डिपेंड करेगा कि जेड जी और जेड नॉट में कितना फर्क है. तो यहाँ पे गैमा जी को आप कैसे डिफाइन करेंगे?
that will be Zg minus Z naught Zg plus Z naught। तो ये दो पैरामीटर्स अगर आप डिफाइन कर लें तो इसलिए इनको हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। So later on we will use these two parameters. Now how much is going to be the voltage? यहाँ पे अगर हम इसको लिखें कि अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, वोल्टेज की या इसी तरीके से करंट की भी, कि वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इस ट्रांसमिशन लाइन पे कितना होगा। तो इट्स ऑब्वियस कि इस ट्रांसमिशन लाइन क्योंकि मिसमैचिंग है तो इसमें एक तो वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, इसको हम फॉरवर्ड वेव या इंसिडेंट वेव कह सकते हैं, और एक वेव इस ट्रांसमिशन लाइन पे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द मिसमैचिंग वी ऑलरेडी नो कि मिसमैचिंग का जो इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं इफेक्ट है यही होगा कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन पे स्टैंडिंग वेव्स बन जाती है। तो स्टैंडिंग वेव्स आर बिकॉज कि आपके पास देयर आर टू वेव्स व्हिच आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दे इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पे ये दोनों वेव्स इन फेज हैं, किस जगह पे आउट ऑफ फेज। तो टोटल वोल्टेज की एक्सप्रेशन जो हम पहले लिख चुके हैं मिड टर्म से पहले, कि अगर वोल्टेज की टोटल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस थी। हमने इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी इसको लिखा था, मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने एक इक्वेशन इस तरह लिखी थी। जो फर्स्ट आप कह सकते हैं इक्वेशन थी जो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने लिखा था, एक ये मेरे पास एक फॉरवर्ड वेव होगी जिसको मैथमेटिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया था, और एक मेरे पास रिफ्लेक्टेड या बैकवर्ड वेव होगी जिसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया था। और इस इक्वेशन को फिर हमने एक और अल्टरनेट फॉर्म में भी लिखा था, वो मैं लिख रहा हूँ। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इसको इस पैरामीटर को यूज करके लिखना चाहूँ तो टोटल वोल्टेज is also represented as V naught plus, which is some kind of constant, e power minus j beta z plus gamma L e raised to power plus j beta। एंड इफ यू रिमेंबर ये कहा किस स्पेस पे हमने लिखा था, हमने डिफाइन किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड एंड इज नथिंग बट V नॉट माइनस डिवाइडेड बाय V नॉट प्लस। उसके बेस के ऊपर हमने इस इक्वेशन को हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हम पहले भी डेवलप कर चुके हैं। ओके नाउ हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि लोड को कितनी पावर मिल रही है, ठीक है ना। सो पावर अवेलेबल एट, सो पावर का ताल्लुक क्योंकि वोल्टेज और करंट के साथ है, तो हम अगर हम वोल्टेज और करंट को फाइंड कर लें तो फिर हम पावर फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि जनरेटर ने इनपुट पे कितनी पावर सप्लाई की हुई है, ठीक है। ये हमारा सोर्स है, ये जनरेटर है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे ये कितनी पावर हमें मिल रही है, ठीक है। उसका ताल्लुक किस चीज के साथ होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको अगर आप रिप्रेजेंट, उसको अगेन नोटेशन वाइज आप इसको वी इन कह दें, और यहाँ पे जो करंट अवेलेबल है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई एन के साथ, आई इन के साथ। सो जो हमारा जनरेटर जो हमने लगाया हुआ है वो यहाँ पे कितनी वोल्टेज अवेलेबल कर रहा है, वी इन कर रहा है, और इनपुट पे करंट कितनी अवेलेबल कर रहा है, आई इन का। अब ये दो पैरामीटर्स अगर हम फाइंड कर लें, उसके बेस पे हमें बेसिकली किस चीज का पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी पावर अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि जिस ट्रांसमिशन लाइन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो लॉसलेस है, अगर आप देखें ये जो हम
प्रोपगेशन कांस्टेंट को जब सिंपली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्योंकि ये लॉसलेस है तो जो पावर यहाँ पे अवेलेबल होगी वही पावर यहाँ पे भी अवेलेबल होगी, क्योंकि दरमियान में तो कोई लॉस होगा ही नहीं। तो वी एन और आई एन के बेस पे जो पावर हमें मिलेगी एक्चुअली वही पावर लोड पे भी अवेलेबल होगी, क्योंकि दरमियान में ये जो सिग्नल यहाँ से ट्रेवल कर रहा होगा उसमें कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि ये लॉसलेस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हम बेसिकली कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जब हम कहेंगे कि इसको मैं नाम दूंगा कि पावर डिलीवर्ड या पावर अवेलेबल, एक ही बात है जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करें कि पावर डिलीवर्ड टू द लोड कितनी होगी। सो इसको हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि पावर मस्ट बी इक्वल टू 1/2 एंड रियल पार्ट ऑफ वी इन multiplied with I in conjugate. This is the standard expression. Again, I don't need to explain this relationship. As an electrical engineer, you already know कि अगर आपके पास voltage और current complex form में हो और आपने average power या real power find करनी हो तो आप क्या करते हैं, करंट का कंजुगेट ले लेते हैं, वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रियल पार्ट ले लेते हैं और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं कि ये जो पावर की एक्सप्रेशन है ये आरएमएस होती है, तो आरएमएस को हम इन टर्म्स ऑफ पीक लिखने के लिए आप क्या करते हैं, पी को डिवाइड बाय 2 करते हैं। ठीक है, so this is something that you know कि V RMS is equal to V peak divided by 200। तो इस तरीके से करंट के लिए भी आप करते हैं I RMS is equal to I peak डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। तो जब ये 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास ये 2 आ जाता है। ठीक, so this is the expression जिसको आप easily यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि कितनी पावर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं इजीली। इसको आप इसको इस तरह रिलेट करें कि व्हाट वी हैव डन इज कि ये जो मेरी सर्किट था इसको इसको अगर आप इक्विवेलेंट फॉर्म में देखें तो एक्चुअली मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हम किस बेस के ऊपर सर्किट की इक्वेशंस लिखें। ये हमारा सोर्स था, व्हाट वी हैव डन इज हमने अज्यूम ये किया कि एज इफ यहाँ पे एक इम्पिडेंस है जिसको हम कह देते हैं ZA, इसके अक्रॉस वोल्ट करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है I है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है V। सो व्हाट एक्चुअली वी हैव डन इज कि हमने लेट मी यूज दिस कलर, ये जो पूरा आपके पास सर्किट है ZL और ये जिसके साथ जो ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है L लेंथ की, इस पूरे सर्किट को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ZN से, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पिडेंस मुझे नजर आएगी यहाँ पे उसको मैं क्या कह रहा हूँ, ZN के। लेकिन ZN कितनी होगी वी ऑलरेडी नो कि इसका ताल्लुक L के साथ भी है, ZL के साथ। जो पिछले सेशन में हम देख रहे थे कि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ L है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 है और लोड ZL लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितनी इंपीडेंस होगी ऑलरेडी आपको पता है कि उसकी इक्वेशन हम लिख चुके हैं। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज के यहाँ पे जो भी इंपीडेंस है उसको मैंने बस ZN के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो सिंपल सा मेरे पास सर्किट है इसके बेस के ऊपर अब मैं ये इक्वेशन जो लिखा हूँ आपको नजर आ रही है कि कितनी पावर अवेलेबल होगी, तो ये इक्वेशन। ठीक, इसको हम सिंपली इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग, इसको मैं सर लिख सकता हूँ कि 1/2 रियल पार्ट ऑफ वी इन, और आई इन की जगह मैं लिख सकता हूँ वी इन डिवाइडेड बाय ZN होल कंजुगेट। ठीक है, सिंपल ओम्स लॉ मैंने अप्लाई किया कि आई इन कितना होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज द वोल्टेज between these 2 पॉइंट डिवाइडेड बाय व्हाट इज द इम्पीडेंस। तो आई इन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, आई इन की जगह मैंने ये लिख दिया।
So then we have v in into v conjugate. So we all know कि v in को जब आप v in conjugate से multiply करेंगे, it would be simply v n magnitude square, which is a real number. So ये आपके पास इससे बाहर आ जाएगा, v in magnitude square divided by 2, or what will be left inside the brackets, real part of 1 over z in conjugate. अब ये जो v in है, इसको भी हम ऑफ कोर्स इनपुट पे कितनी वोल्टेज होगी यहाँ पे, जो एक्चुअली इस सर्किट में हमारा सोर्स है वो तो ये है, Vg is the source. तो how much is V in, ये भी हम इजली वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर Vg मुझे पता हो तो V in कितना होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल आप इजली अप्लाई कर सकते हैं. सो यू विल से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, where V in must be equal to Vg Z in divided by Zg plus Zn. So ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, अगेन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट एनी मोर बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट वोल्टेज डिवाइडर. ये मैंने सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया. तो यहाँ इस इक्वेशन में जो आपको ये वी इन नजर आ रहा है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से. ठीक है. सो मैं इस इक्वेशन को अगर लिखना चाहूँ, इसको इस तरह लिखेंगे अब, वी इन, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी हमने लेना है और फिर इसको स्क्वायर भी करना है. ये मेरे पास सिंपली वी इन है. ठीक है. तो जारी बात, इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा. तो मेरे पास सिंपली क्या रह जाएगा, वी जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर divided by 2, and then you have magnitude of Zn divided by Zg plus Zn magnitude square, साथ में आपके पास real part of 1 over Zn conjugate. अब ये जो एक्सप्रेशन है, जनरलाइज एक्सप्रेशन है, इसको आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वंस यू नो कि ये जो मैंने Zn और Zg की बात की है. तो एक्चुअली इसको हम अगर फर्दर देखें, इसको मैं Zin कहने का मकसद यही है कि ये एक इम्पिडेंस है, इसका कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा, इसको आप आर इन कह देते हैं, प्लस इसका कुछ ना कुछ इमेजनरी पार्ट होगा जिसको आप कह देते हैं एक्स इन कहते हैं. सिमिलरली ये जो आप Zg लिख रहे हैं, इसको मतलब है कि ये इसकी इनपुट इम्पिडेंस है, तो इनपुट इम्पिडेंस का कुछ ना कुछ रियल पार्ट होगा जिसको आप आर जी कह दें, और इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा उसको आप एक्स जी कह दें. So now you know कि ये Zin और Zg को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं. So once you replace Zin and Zg and this over here, इसका मैग्नीट्यूड लेना, इसका स्क्वायर लेना, आई थिंक दिस इज द बेसिक स्टफ. सो दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि मैं इसको प्रूव करूँ. स्टेप बाय स्टेप फाइनल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ कि जब आप ये इसको सिंप्लीफाई कर देंगे यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मैथमेटिक्स, तो आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा, Vg magnitude square divided by 2 Rn divided by Rn plus Rg whole square plus Xn plus Xg whole square. So आपके पास पावर की एक एक्सप्रेशन आ गई जिसको आप फिर यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो ये वो पावर है, अगेन मेक श्योर यू रिमेंबर कि ये P जो मैं लिख रहा हूँ, ये कौन सी पावर है, ये वो पावर है जो कि लोड पे आपको मिलेगी. अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स लोड पे कितनी पावर है, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट कि सोर्स वोल्टेज कितनी थी जिसको आप Vg कह रहे हैं. और दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रही है कि आपका जो सोर्स है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है और उसकी इंटरनल रिएक्टेंस कितनी है. और फिर दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है कि आर इन कितना है और एक्स इन कितना है. नाउ गोइंग बैक, इफ यू रिमेंबर, ये जो मैं जेड इन यूज कर रहा था, यू शुड रिमेंबर कि ये जो जेड इन है जिसके बेस के ऊपर हमें इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पड़ेगा, एक्चुअली जेड इन जो है वो एक्चुअली फिर लोड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे कितनी इनपुट इम्पिडेंस है उसका ताल्लुक
इनपुट इम्पिडेंस इक्वेशन के साथ है। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ अगर समवन इज स्टिल कंफ्यूज कि ये मैं जेड इन को क्यों कह रहा हूँ कि ये लोड के साथ रिलेटेड है, बिकॉज वी नो कि जेड इन किसके बराबर है, जेड इन इज इक्वल टू जेड नॉट जेड एल प्लस जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल divided by z naught plus jzl tangent beta. This is the equation जो हम बहुत दफा यूज कर चुके हैं। ये इक्वेशन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये z in जिसको आप यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं, ये r in और x in कहाँ से आएगा, वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे एक रियल टर्म भी आएगी, एक इमेजनरी टर्म भी आएगी। तो रियल टर्म को मैं r in कह रहा हूँ और इमेजनरी टर्म को, ठीक। सो इट मीन्स कि लोड को कितनी पावर मिलेगी वो डिपेंड कर रहा है कि लेंथ कितनी है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि लोड कितना हमने कनेक्ट किया हुआ है, और ये इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने ट्रांसमिशन लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है वो कितनी रखी हुई है। बट नाउ आवर कंसर्न इज, हमारा कंसर्न ये है कि इस पावर को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हाउ टू इम्प्रूव, और इम्प्रूव का मतलब है increase this power. Let's assume that this is the question that we need to answer. अब इसकी डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। हमने तो ये सारी डिस्कशन जनरलाइज फॉर्म में की है। जनरलाइज फॉर्म इसलिए की है कि हमने कहा है कि हमारा लोड भी मिसमैच है और यहाँ पे जो सोर्स है वो भी मिसमैच है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक हो। हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसको हम यूज करें। सो मेक श्योर कि ये इक्वेशन जो है इसको आप कोई नंबर दे दें क्योंकि इसी इक्वेशन में मैं डिफरेंट केसेस की एक्सप्रेशंस पुट करूँगा, ठीक है। सो केस नंबर वन अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, पहले केस नंबर वन की बात करते हैं, और वो हम कह देते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो कि लोड मैच हो लाइन को, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन हो कि हमारा लोड जो है वो मैच है टू द लाइन। सो लोड मैच टू द लाइन का टेक्निकली मतलब क्या है? टेक्निकली मतलब अगर आप देखें, इफ यू गो बैक, लोड एंड पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जिसको मैं गामा स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो इसके बराबर है। अब मैं कह रहा हूँ कि लोड मैच है, तो लोड मैच होने का मतलब यही है कि जेड एल जेड नॉट के बराबर हो गया, तो गामा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जेड एल जेड नॉट के बराबर हो गया। इसका इफेक्ट क्या हो गया कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड एंड पे कितना हो गया, 0 हो गया। एज वेल एज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वो ये कि हमारे पास जो लोड इम्पिडेंस है, सॉरी नॉट लोड इनपुट इम्पिडेंस की मैं बात कर, इस केस में जेड इन कितना होगा। तो अगर आप ये केस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जेड इन की जो एक्सप्रेशन है वो ये है। इसमें अगर हम कहें कि जेड एल जो है, लोड जब मैच हो जाएगा तो जेड एल जो है जेड नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जेड नॉट, यहाँ पे भी जेड नॉट, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जेड इन सिंपली रह जाएगा जेड नॉट के बराबर। तो ये एक और इसका इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जेड इन विल बिकम इक्वल टू जेड नॉट। तो इस स्टेटमेंट को जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि ये केस हो गया, इससे ये हो गया और इससे ये हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ वो अगर हम देखें, जेड इन को अगर आप देखें, हमने जेड इन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेट मी गो बैक, यस, हमने लिखा था कि जेड इन का एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट, आर इन प्लस जी एक्स। तो यहाँ पे मैं अब लिखूंगा कि जेड इन तो एक्चुअली किसके इक्वल था, आर इन प्लस जे एक्स इन, मैं इसको कह रहा था। तो ये आर इन प्लस जे एक्स इन जेड नॉट के बराबर होना चाहिए। नाउ जेड नॉट जो है वो एक रियल नंबर है। इसका मतलब ये है कि इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि आर इन एक्चुअली जेड नॉट के बराबर होगा
और एक्स इन जो है वो 0 के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट 0। सो ये जो रिजल्ट है, अब आपने क्या करना है, इस रिजल्ट को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन ए में, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया कि आर इन की जगह आपने सिंपली क्या लिखना है, जेड नॉट लिखना है, और एक्स इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो मैं अब इक्वेशन ए में ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, आर इन जेड नॉट के बराबर हो गया, एक्स इन 0 हो गया, तो सिंपली यहाँ पे एक्स जी स्क्वायर रह जाएगा। तो आप देखिए कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको कहूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पावर को हम क्या लिखेंगे, पावर विल बी सिंपली vg magnitude square divided by 2 into z naught plus xg, not xg, rg। सो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, z naught plus rg होल स्क्वायर प्लस xg स्क्वायर। सो यू कैन कंफर्म कि ये इक्वेशन, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये इक्वेशन 1 में मैंने ये सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर आप देखें, आर इन की जगह जेड नॉट लिख दिया मैंने, आर इन की जगह जेड नॉट लिख दिया, एक्स इन को 0 ले लिया, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। तो आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि एक्चुअली इस केस में क्या हुआ है कि पावर जो है थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एक्स एन जो कि डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स पावर हमने इंप्रूव कर, तो पावर इंप्रूव करने का ये मतलब होगा कि या तो न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए या डिनोमिनेटर कम हो जाए, क्योंकि एक्स एन जो है वो 0 हो गया है। तो आप इसको आप किसी कम नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें मतलब कि पावर जो है वो कुछ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक हो, केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 को हम कह देते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो कि जनरेटर मैच टू द लाइन, generator match to loaded line. So now it's important that you understand this terminology कि हम कह रहे हैं कि हमारा लोड जनरेटर मैच है किसके साथ, लोडेड लाइन के साथ। इसका इक्वेशन वाइज इसका क्या मतलब होगा, जनरेटर मैच टू द लोडेड लाइन। तो लोडेड लाइन का पहले आप देखें, लोडेड लाइन का मतलब ये है कि ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी जिसकी लेंथ हमने एल से रिप्रेजेंट की हुई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट है, फेज कांस्टेंट बीटा है, और इसको हमने लोड किया हुआ है। इसका मतलब है कि लोडेड लाइन का मतलब है कि इस ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट पे एक लोड लगा हुआ है। तो अभी हमारे पास लोडेड लाइन का ये मतलब है, हम कह रहे हैं कि ये लोडेड लाइन जो है, लोडेड लाइन का मतलब है कि अब ये जो लाइन है इसका जो बिहेवियर है वो, यहाँ पे हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो इम्पिडेंस बिहेवियर है वो है जेड इन। इसको जब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट करेंगे, जनरेटर के साथ। तो जनरेटर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जनरेटर को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है विद सेट। ओके, और इसको हम कनेक्ट करेंगे इस लाइन के साथ, लोडेड लाइन के साथ, और हम कह रहे हैं कि हमारा जनरेटर मैच, हमारा जनरेटर मैच है। तो जनरेटर की अपनी इम्पिडेंस कितनी है, जेड जी है। इसका मतलब है कि जनरेटर मैच टू द लाइन का, लोडेड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि जेड जी किसके इक्वल हो जाएगा, जेड इन की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर की इम्पिडेंस जेड जी है, लोडेड लाइन की इम्पिडेंस जेड इन है। तो अगर ये दोनों मैच हैं इसका मतलब है कि जेड जी जेड इन के बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन वाइज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, जनरेटर मैच टू द लोडेड लाइन, इसका ये। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन को इसका इक्वेशन को हम किस तरह अब यूज करेंगे वो अगर आप देखें, जेड जी को हमने रिप्रेजेंट किया था कि जेड जी हैज रियल पार्ट आर जी एंड इमेजिनरी पार्ट एक्स जी, जेड इन हैज रियल पार्ट आर इन एंड इमेजिनरी पार्ट एक्स। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि इनके रियल पार्ट बराबर होंगे, इनके इमेजिनरी पार्ट बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आर जी आर इन के बराबर होगा, एक्स जी जो है एक्स इन के बराबर होगा। सो
ये वो सब्स्टिट्यूशन है जो अब हमें इक्वेशन ए में करनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 में करनी पड़ेगी, जो हमारी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास आर एन है उसकी जगह आर जी लिख देंगे, और जहाँ पे एक्स एन है वहाँ जी लिख देंगे। तो आर एन की जगह आर जी लिखने का मतलब है यहाँ पे 2 RG आ जाएगा, और 2 RG को स्क्वायर करेंगे तो 4 RG स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे 4XG स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया? तो मैं इसको लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ कहूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 power will be simply equal to Vg magnitude square by 2। ये फैक्टर तो अपनी जगह पे है, अगर आप देखें ये वो फैक्टर है जो आप हर जगह में लिख रहा हूँ। इसमें क्या चेंज आएगा तो वो हम इजिली आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में आर जी आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का फैक्टर है, और फिर आपके पास है आर जी स्क्वायर प्लस एक्स जी स्क्वायर। ठीक, तो ये वो इक्वेशन है जो आप यूज करेंगे जब आपको इस कंडीशन के लिए पावर फाइंड करने का कहा जाएगा। ठीक है, सो वी जी आर जी एक्स जी जब आपको गिवन हो, तो आपको इस केस के लिए पावर फाइंड करनी हो, तो फिर ये इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, which is important case in the sense कि ये वो केस है जो अगर हम इस कंडीशन को या इस केस की जो कंडीशन है अगर हम ये सेटिस्फाई करेंगे, तो इस केस में मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफर होगी। ये दो केस हमने पढ़े हैं, इसमें पावर टू द लोड इंप्रूव हो गई है, बट इट इज स्टिल नॉट द बेस्ट और ऑप्टिमम पावर जो हमें लोड को मिल सकती है। सो देयर इज अनदर कंडीशन, वो अगर हम सेटिस्फाई कर दें, तो हमारे लोड हमारे सोर्स से मैक्सिमम पावर जो है वो लोड को ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, सो हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो हमने सोर्स है जिसको आप जनरेटर भी कह रहे हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। हमारा कंसर्न ये है कि इस सोर्स की या जनरेटर की मैक्सिमम पावर जो है हमारे लोड को मिल जाए। तो ये जो दो केसेस पड़े हैं, इनमें केस नंबर 1 केस नंबर 2 दोनों के केस में पावर इंप्रूव हो गई है, बट इट इज स्टिल नॉट द बेस्ट पॉसिबल पावर। बेस्ट पॉसिबल पावर को हम केस 3 में इंक्लूड कर लेते हैं, और इस केस को हम नाम देते हैं कंजुगेट मैच। तो अगर आप बेस्ट पॉसिबल आप कह सकते हैं सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं जिसमें आपके लोड को मैक्सिमम पावर मिल रही होगी, उस केस को हम कहते हैं कंजुगेट मैचिंग। अब कंजुगेट मैचिंग का मतलब क्या? कंजुगेट मैचिंग का मतलब मैं इसी सर्किट से आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ जिस तरह मैंने लोडेड लाइन किया था। अगर यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन जो हमें इम्पिडेंस शो कर रहा है जेड इन, अगर ये इक्वल हो जेड जो सोर्स की इम्पिडेंस है उसकी कंजुगेट के बराबर हो, ठीक है ना। केस नंबर 2 में क्या था कि जेड जी इज सिंपली इक्वल टू जेड इन, जेड जी इज इक्वल टू जेड इन। कंजुगेट मैचिंग के लिए क्या होना चाहिए कि जेड जी को जो है वो इक्वल होना चाहिए टू द कंजुगेट ऑफ जेड इन। तो जेड इन का कंजुगेट जब होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होगा? जेड जी जेड इन कंजुगेट के बराबर है, इसका मतलब ये है अगेन सिंपली उसी तरीके से हम कर लेते हैं कि जेड जी के दो रियल इमेजिनरी पार्ट ये हैं, जेड इन का कंजुगेट जब लेंगे ऑफ कोर्स रियल पार्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर कर लें, जेड इन को मैं इस तरह लिख रहा था, अब क्योंकि इसका हम कंजुगेट ले रहे हैं तो कंजुगेट लेने से एक्स इन जो है वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आर जी आर इन के बराबर होना चाहिए, और एक्स जी माइनस एक्स इन के बराबर होना चाहिए। तो आप इस दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों केसेस को। इसमें एक्स जी एक्स इन के बराबर था, इसमें एक्स जी माइनस एक्स और एक्स इन के बराबर। तो वी ऑल नो दैट रिएक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंस मींस के कैपेसिटिव को आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस से रिप्लेस कर दिया। अगर आपका सोर्स की इम्पिडेंस इंडक्टिव है, तो आपकी इनपुट इम्पिडेंस जो है वो कैपेसिटिव होनी चाहिए, और अगर ये कैपेसिटिव है इसको इंडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब इससे इस इक्वेशन 1 से क्या फर्क पड़ेगा?
So from equation number 1. So equation 1 जो हमारी जनरल पावर की इक्वेशन है, दिस वन, इसमें अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे? आर एन को हम आर जी से रिप्लेस कर देंगे, आर एन को आर जी से रिप्लेस कर देंगे. और जब हम एक्स एन को माइनस एक्स जी पुट करेंगे तो ऑफकोर्स ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, एक्स एन प्लस एक्स जी के बराबर है, और क्योंकि एक्स एन माइनस एक्स जी के बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली पावर क्या आ जाएगी वो हम देखते हैं. पावर आपके पास सिंपली रह जाएगा वी जी मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे सिंपली रह जाएगा 1/4 आर जी. तो अगर आपको कहा जाए कि अंडर कंजुगेट मैचिंग लोड को कितनी पावर मिलेगी, तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. सो एवरी केस, जितने भी हम केस देख रहे हैं, केस नंबर 3 जिसको मैं कंजुगेट मैचिंग कह रहा हूँ, इस केस में लोड की पावर फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन आपको यूज करनी. अगर आपको कहा जाए कि आपका जनरेटर मैच टू द लोडेड लाइन है, तो फिर आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कि लोड को कितनी पावर मिल रही है. और केस नंबर 1 अगर आपका सिंपली ये कहा गया हो कि लोड मैच टू द लाइन हो, फिर कितनी पावर मिलेगी, तो फिर आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी. So again, I don't want you to remember these equations. मैंने आपको, आप कह सकते हैं कि इसका प्रूफ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि ये इक्वेशन कहाँ से आई. तो इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि लोड मैच टू द लाइन का मतलब क्या है, जो कि इन 3 इक्वेशंस में शामिल है. और ये ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज है जो आपको, आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल फॉरगेट. आपको अगर ये स्टेटमेंट, अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि लोड मैच टू द लाइन का मतलब ये होता है, देन दिस इज आप कह सकते हैं कि सीरियस प्रॉब्लम. कि आपको ये चीज अगर क्लियर नहीं है तो फिर इट मीन्स कि आपने फिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़ी ही नहीं. ठीक है, ये चीज अगर आपको पता हो तो फिर ये जो स्टेप बाय स्टेप है, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि विद इन 1 मिनट आप ये सब कुछ डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, सो द पर्पस इज नॉट कि आपने ये इक्वेशंस याद करनी. द पर्पस इज नॉट कि ये इक्वेशंस आपने याद कर. आपका फोकस किस चीज के ऊपर हो कि ये जो इक्वेशंस ये जो कंडीशंस हैं, ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये अगर आपको क्लियर हो तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन इक्वेशन को किसी भी टाइम डिराइव कर. ठीक हो गया. So again, 40 minutes duration is about to finish. So again, let me start this meeting again, okay, to continue this lecture.